everyone, welcome back to my channel Study with PKQ and MA। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे टेस्ट 2 जो पॉलिटी का है, फुल लेंथ विजन IAS का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, with reference to the qualification for the election of vice president consider the following statement। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पूछा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है ही शुड बी नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, ही शुड बी नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, बट उसके साथ साथ बाय बर्थ भी होगा। एंड तो ये दोनों होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें बोथ होगा, नॉट ओनली नेचुरलाइज सिटीजन। नेक्स्ट इज ही शुड बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ द एज। यस, इट्स करेक्ट। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। No, it's not correct statement because he should be qualified for the election as a member of Rajya Sabha only, not the Lok Sabha. Okay, so statement 3 is also incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 1 is the correct answer. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the reservation of seats regarding the PESA Act 1996. Okay, और ये किस में आता है? तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। ठीक है, और पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, और ये किस शेड्यूल में आता है? तो ये 5th शेड्यूल में आता है एंड इसके अंदर 10 स्टेट आते हैं। ओके, और वो कौन कौन से हैं? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं 6th शेड्यूल की, तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो वो हो जाएंगे ATM स्क्वायर। आप इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, ATM स्क्वायर। इट मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर में ATM में मनी नहीं है, तो मनी से MM से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें मणिपुर नहीं है। मणिपुर मीन्स मनी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत इज शेड्यूल्ड एरिया कैन नॉट बी लेस देन half of the total number of seats. Yes, it's a correct statement. Next is all seats of chairperson of panchayat at all level have to be reserved for the scheduled tribes. Yes, it's also correct. So answer for this question is both 1 and 2 are correct, which is option number C is the correct answer for this question. Okay, next question is consider the following statement regarding the Bharat Ratna। ठीक, पहला स्टेटमेंट है द अवार्ड कैन बी कन्फर्ड ऑन इंडियन सिटीजन ओनली। नो, इट्स नॉट ओनली इंडियन सिटीजन, ये हमारे नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इवन अपन नॉन सिटीजन को भी ये दिया जाता है भारत रत्न। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द अवार्ड अमाउंट ऑफ द टाइटल अंडर आर्टिकल 18 clause 1 of the constitution and can be used as a suffix or prefix to the awardee's name। no, it's not, ये नहीं यूज़ कर सकते कोई भी टाइटल को सफिक्स और प्रीफिक्स में। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 clause 1। so statement second is also incorrect. Let's come to its third statement. The recipient of the award receives a Senate certificate signed by the president, a medallion and a monetary grant of rupees 25 lakh. No, it's also not correct because the recipient award receives Senate certificate and signed by the
प्रेसिडेंट, ये तो सही है। एंड मेडल्स भी मिलता है, ये भी सही है, यहाँ तक सही है, बट ये मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है किसी भी तरीके का। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और जो हमारा भारत रत्न है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि 1954 में स्टार्ट किया गया था, और ये एवरी ईयर 3 पर्सन को दिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट इतना ही है, बट सम टाइम ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है। लाइक इन 2014 लास्ट ईयर ये 5 लोगों को दिया गया था। और वो कौन कौन थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन, फादर, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी एंड कर्पूरी ठाकुर। और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि इन सभी को किस किस फील्ड में दिया गया है, ठीक है। एंड ये रिकमेंड, भारत रत्न रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिकमेंड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। किसको? तो वो प्रेसिडेंट को, ओके। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑप्शन डी। Let's come to the next question, which is consider the following situations and scenarios. In how many of the above situations and scenarios president may have to exercise his discretion in the appointment of the prime minister? ठीक है। First statement is when no party has a clear majority in the Lok Sabha. Yes, it's correct statement. Next is when the prime minister in office dies and there is no obvious successor. It's also correct. When no pre-poll alliance gets clear majority in the Lok Sabha election, it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct answer, which is all three are correct, okay. Let's come to the next question, which is who among the following may be provided representation in the municipality by the state legislature, okay. So first statement for this question is a person having a special knowledge or experience in municipal administration without the right to vote in the meeting of the municipality. Yes, it's a correct statement. Next is the member of Lok Sabha and the state legislative assembly representing the constituencies comprising wholly or partly the municipal area. ये भी सही है। नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा and the state legislative council registered as the electors within the municipal area. ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1, 2 and 3 आर ऑल्सो करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर जॉइंटेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Judge of the Supreme Court appointed by the President. Yes, it's correct under Article 124. And next statement is the judge of the High Court are appointed by the governor by the respective state. No, it's not appointed by the governor, it's appointed by the President of India, okay. So statement second is incorrect. Next is the judge of both the Supreme Court and High Court can only be removed by the President order. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B is the correct answer, which is only 2 is correct because statement second is incorrect, okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to tribunal in India, okay. ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज द ट्रिब्यूनल वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज appeal against the tribunal order only lies at the Supreme Court. No, it's not correct, okay. And ये किसके ये में रिगार्डिंग आया था? ये ऐड कहाँ किया गया था? तो ओरिजिनली नहीं था, बट इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और ये किस में है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये ऐड किया गया था। और किस में किया था? पार्ट 14A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और ये किस केस से आया था? एक केस था चंद्र कुमार केस 1997 का, जिसमें कि जुडिशल रिव्यू
में डाल दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर को। सो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज द करेक्ट विच इज ऑप्शन ए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज a president may transfer a governor appointed to an to one to another state for the rest of the term. Yes, it's a correct statement. Next is governor cannot hold the office of beyond his terms of 5 year. ये hold कर सकता है, ठीक है। गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ क्योंकि ये कर सकता है और यहाँ बोला है कैन नॉट। ओके, next statement is the constitution does not lay any ground upon which the governor may be removed by the president। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है a governor whose term has expired may be appointed in the same state or any other state। yes, it's also correct। and जो गवर्नर है होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स ऑफ 5 years और कब तक करता है? तो अनटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, जब तक उसका दूसरा जो अपॉइंट किया गया है वो चार्ज में ना आ जाए तब तक के ऑफिस में ही रहेंगे, मतलब इनका टर्म रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ओनली 3 बिकॉज इसमें स्टेटमेंट 2 जो था वो इनकरेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम पैसेजेस सेपरेट इंडिया ऑन मालदीव। तो वो कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल जो कि इंडिया और मालदीव को सेपरेट करता है। ओके, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, सॉरी। और 9 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? तो वो मिनिको आइलैंड को एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, ठीक है, लक्षद्वीप को। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 10 डिग्री चैनल, ये किसको किसको सेपरेट करता है? अंडमान एंड कार निकोबार को, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दुनकन पैसेज जो सेपरेट करता है तो किसको किसको करता है? तो हो जाएगा रूथलैंड आइलैंड फ्रॉम द ग्रेट निकोबार अंडमान, रूथलैंड आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार जिसको सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से। ओके, so the answer for this question is option number A which is 8 degree channel। let's come to the next question is consider the following statements regarding the impeachment of the president। okay, first statement is he can be impeached for the violation of the constitution which is defined in the constitution। no, ये defined नहीं है, which is not defined in the constitution। so statement 1 is incorrect। next is the impeachment charges can be initiated by the lok sabha only। no, ये लोक सभा ओनली नहीं, ये आइदर हाउस में होता है, आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द impeachment resolution should be passed by a majority of 2/3 of the total membership in the both houses। yes, it's correct statement। so answer for this question is only 1 is correct। okay, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप से होते हैं जो कि वो कहीं डिफाइन नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हमें इम्पीच करना है प्रेसिडेंट का कोई चार्ज के थ्रू तो उसे उन्हें पहले साइन करना पड़ेगा 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेस एंड 14 डेज का हमें नोटिस भी देना पड़ेगा। ओके, एंड और वो पास किससे द्वारा? 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ा टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। ओके, एंड इस ड्यूरेशन में जो प्रेसिडेंट है हैज़ द राइट टू अपेयर एंड बी रिप्रेजेंटेड एज सच एट सच इन्वेस्टिगेशन। एंड इसमें कुछ एक इम्पीचमेंट इज़ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीडर इन पार्लियामेंट। इसमें 2 थिंग है जो कि नोट करने लायक है। वो है पहला क्या? फर्स्ट इज
कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के, पहला। एंड दूसरा हो जाएगा कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौडीचेरी जो एक्सेप्शनल है, जो कि डू नॉट उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट के, जबकि ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के टाइम प्रेसिडेंट के। ओके, सो ये कुछ एक्सेप्शनल है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 11. So consider the following statements with reference to High Court. The salaries and pension of the judge of the High Court are charged on the Consolidated Fund of India. No, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज इसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बाद, स्टेट से, ठीक है, सैलरी। बट अगर हम पेंशन की बात करें तो ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें ये दोनों नहीं हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज सैलरी एंड पेंशन दोनों का बात किया है, और सैलरी कहाँ से आता है, स्टेट के फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके, एंड अगर पेंशन की बात करें तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द सैलरीज एंड द पेंशंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, next question is consider the following statements regarding the deputy speaker of the Lok Sabha. Okay, first statement is the speaker fixes the election date of the deputy speaker and administers an oath to him after election. No, it's not correct statement, बिकॉज स्पीकर इलेक्शन के लिए डेट फिक्स कर सकता है डिप्यूटी स्पीकर के लिए, बट ओथ चाहे स्पीकर का हो चाहे डिप्यूटी स्पीकर का है, एज्यूमिंग देयर ऑफिस, डू नॉट मेक एनी सब्सक्राइब टू एनी सेपरेट ओथ और अफर्मेशन। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के लिए कोई ओथ अफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डिप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली becomes the chairman of the committee in which he is appointed as a member. Yes, it's a correct statement. Next statement is according to the constitution the speaker shall come from ruling party whereas deputy speaker come from the opposition party. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये जो है स्पीकर का आएगा रूलिंग पार्टी से और डिप्यूटी स्पीकर आएगा अपोजिशन पार्टी से, ये पहले नहीं था। 11th लोकसभा इलेक्शन के बाद से ऐसा हुआ है, किया गया है, ठीक है, कि स्पीकर आएगा रूलिंग पार्टी से और डिप्यूटी स्पीकर आएगा अपोजिशन पार्टी से। जबकि जब 10th लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस टाइम ऐसा नहीं था, दोनों जो था चाहे स्पीकर हो चाहे डिप्यूटी स्पीकर हो, ठीक है, दोनों किससे आते थे, तो रूलिंग पार्टी से। ओके, तो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1 इज करेक्ट विच इज ऑप्शन 2। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड इसेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ओके, पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, तो जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, ऐड किया गया था, और ये सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर में, और वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, जो कि वो भी हुआ था 1959 को। ओके, राजस्थान के बाद।
इसका पहला स्टेटमेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंश्योरिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज डेवलपिंग पावर टू ग्रास रूट लेवल्स एंड इन्हांसिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव delegation, no, it's not a correct statement because ये हमारा आता है फोकसिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव delegation means to achieve democratic decentralization not fundamental object। ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में आता है, ना कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विच इज 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is created for the administration of town which do not fulfill all the conditions necessary for the constitution of a municipality. It is neither an elected body nor a statutory body, but unlike the municipality, it is an entirely nominated body. Okay, that is all its member including the chairmen are nominated by the state government. So description refers to which of the following type of local government, urban local bodies। ओके, तो ये कौन सा? नोटिफाइड एरियाज कमेटी। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये सेवरल टाइप का अर्बन लोकल बॉडीज होता है, जिसमें कि आ जाता है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, कैंटोनमेंट बोर्ड एंड पोर्ट ट्रस्ट। ये डिफरेंट कमिटीज हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस इज प्रोवाइडेड to the member of the state legislature। Okay, first is right to receive immediate information on the arrest and detention of a member। No, it's not a individual privilege, it's a collective privilege। Okay, तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो नेक्स्ट इज prohibition of being arrested or subject to legal proceeding within the precising of the houses। It's also a collective privileges। Next is exemption from the jury service when the state legislature is in session। Yes, it's a individual privilege। Okay, and institution of an inquiry of this और ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंस और विटनेसेस ऑफ द हाउस, ये भी हमारा कलेक्टिव प्रिविलेजेस हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in context of Indian polity, consider the following statements regarding the legislative assembly। Okay, so first statement is the election of the members are now done through direct election only। No, it's not only through direct election, कुछ होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी किया जाता है इलेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम एंड नागालैंड। ओके, so statement first is incorrect। Next statement is 105th amendment of 2019 seized the reservation of the Anglo-Indian community। No, it's not 105 of the constitution amendment because 10 ये 4th होगा। ओके, जो कि 2019 में इसको रिमूव कर दिया गया था, रिजर्वेशन जो रहता था 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए। ओके, so statement second is also incorrect। Next statement is the uniformity of representation across the different constituencies of the state is mandated directly by the constitution। Yes, it's a correct statement। So answer for this question is only one is correct, which is option A। And if you are talking about maximum of the seats of the legislative assemblies, which is 500,
और मिनिमम कितना 60, बट डिपेंडिंग, ये सारा डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और ये वैरी कितने से 60 to 500 के बीच में वैरी करता है। एंड अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम तीनों के लिए मिनिमम फिक्स किया गया है 30 सीट्स, बिकॉज इस मिनिमम 60 है बट वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसके लिए 30 सफिशियंट है। ओके। एंड अगर हम मिजोरम एंड नागालैंड का बात करते हैं तो 40 एंड 46, मिजोरम 40 एंड नागालैंड 46। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with reference to the composition of Rajya Sabha. Okay, राज्यसभा के कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल द स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, और हमारे यहाँ पॉपुलेशन हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करते हैं तो उसमें 31 सीट है, एंड अगर हम वहीं त्रिपुरा का बात करते हैं, तो वहाँ 1 सीट है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 में, तो ऑल स्टेट्स हैव गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो ये कहाँ पे होता है, तो ये यूएसए में होता है, क्योंकि वहाँ पे टोटल 50 स्टेट है, और 50 स्टेट में सारे स्टेट में ईच स्टेट हैव 2 सीट्स, तो वहाँ पे टोटल कितना है, तो वहाँ पे टोटल 100 सीट्स है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इज फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा to the state and union territories. Yes, it's correct. So answer for this question is option B is the correct, which is only 2 is the correct answer. और अगर हम शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो अगर लिस्ट में हम देखें शेड्यूल कौन कौन सा है किस में, तो शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूटीज एंड देयर टेरिटरीज, टेरिटोरियल एक्सटेंशन। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, तो सैलरीज ऑफ वेरियस ऑफिसर्स लाइक प्रेसिडेंट, स्पीकर एट्सेट्रा। एंड थर्ड शेड्यूल का हम बात करते हैं तो ओथ एंड अफर्मेशन है। फोर्थ है सीट गिव्स टू द डिफरेंट स्टेट्स इन राज्यसभा। एंड फिफ्थ है शेड्यूल एरियाज, जिसमें टोटल 10 शेड्यूल आते हैं, 10 स्टेट्स आते हैं। एंड अगर शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो ट्राइबल एरियाज, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं। ठीक है, 6 स्टेट, हाँ 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज आते हैं। एंड 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो 3 लिस्ट, जिसमें स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जिसमें स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, लॉ बना सकता है, एंड सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों मिल के लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी लॉ में पहले अगर सेंटर बना चुका है तो स्टेट उसमें फिर नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 8 शेड्यूल है शेड्यूल लैंग्वेजेस, जिसमें 22 लैंग्वेज टोटल है। ठीक है, आप हमें कमेंट में ये बताएं कि लेटेस्ट जो कौन कौन से 4 लैंग्वेज है जो ऐड किए गए हैं 8 शेड्यूल में। ओके, 9th शेड्यूल में आते हैं लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन जुडिशियरी लाइफ लाइक लैंड रिफॉर्म्स एट्सेट्रा। 10th में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट आते हैं। एंड 12th में आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो कि म्यूनसिपैलिटी होता है, जिसमें 18 सब्जेक्ट आते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, consider the following statement. First statement is the elusive binturong bearcat and the small clawed otter have recently been recorded in काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वहीं पे ये क्या है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करता है, तो वो असम में करता है। ओके, and second state they are categorized as critically endangered under the IUCN list
प्रोटेक्टेड एरिया, नो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वल्नरेबल के बारे में पूछा है, मतलब सॉरी कौन कौन से ये कैटेगरी में आता है आईयूसीएन लिस्ट के प्रोटेक्टेड स्पीसीज में, तो वल्नरेबल यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिया, ठीक है। So let's come to the next question. Consider the following statements with reference to the jurisdiction of a court. Jurisdiction of a court. First statement is the original jurisdiction means the power to hear such dispute in first instance, not by way of appeal. It's a correct statement. Next is the exclusive jurisdiction means no other court can decide such disputes. Yes, it's also correct. The high court in India have the original jurisdiction to decide on election petition in a parliamentary or assembly election. It's also correct. So answer for this question is all of the above are correct, which is option C, because some original jurisdiction का example देखते हैं. Examples are ओवर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ एक्शन ले सकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द वीटो पावर, ओके। यहाँ वीटो पावर के बारे में बात किया ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्वालिफाइड वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेटिव विथ अ हायर मेजोरिटी, yes it's a correct. Next is the suspensive veto can be overridden by the legislative with an ordinary majority, it's also correct. Absolute veto withholding a assent to the bill passed by the legislative, ये भी सही है। और एक और होता है पॉकेट वीटो, ओके, जिसमें प्रेसिडेंट अपने पास उसको रख लेते हैं बिल को, ओके। ये हो गया पॉकेट वीटो। और अगर हम बात करते हैं 4 वीटोज़ में, तो एक क्वालिफाइड वीटो है जो वो इंडिया में नहीं वर्क करता है या इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ये कहाँ पे चलता है, तो वो होता है यूएसए में, ठीक है। बाकी सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो इंडिया में यूज़ किया जाता है। So answer for this question is all of the above are correct. Next question is consider the following statements regarding adjournment sine die, okay. First statement is it is issued by the presiding officers once the governor prorogue the houses, no it's incorrect statement. Next is it ends the session of the legislature assembly of the state, no ये end session होता है by presiding officer. So statement 2 is also incorrect. So answer for this question is option number D, which is neither 1 or not 2, okay. Next question is consider the following conditions. In how many of the above given condition member of parliament or legislative assemblies can be qualified on the ground of defection under the 10th schedule of the Indian constitution, okay. So first है independently elected members join any political party, is it true? Yes it's true. Next is members voluntarily gives up the membership of the political party, it's also true. Next is nominated member joins any political party after 6 months of the date of taking the seat, it's also correct. And 10th शेड्यूल जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड लेटर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें कंडीशन ऐड किया गया है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ओके। एंड एक ये भी एक्सेप्शन है जिसमें कि नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और वो किस कंडीशन में होता है जब मर्जर हो जाएगा, merger of political party happens by 2/3 membership of the support, okay। तो disqualification इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन है, okay। So answer for this question is all of the above are correct, which is option C, okay। Next question is the
K. Vijay Raghavan committee has been set up to review the functioning which of the following organization, which is called DRDO, which is option C is the correct. और ये किसके द्वारा किया गया? तो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा. Okay, so answer C is the answer correct for this question. Next question is regarding the parliamentary system of government in India. Consider the following statement. First statement is all ministers are collectively responsible to the parliament. Yes, it's correct in general, and the Lok Sabha in particular. Yes, it's correct statement. Next is Prime Minister is the leader of the Council of Ministers while Speaker is the leader of Parliament. No, it's not correct statement because Prime Minister is the leader of Council of Ministers while and the leader of Parliament also and the leader of the houses also. Okay, और अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफ स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा and its representatives. Okay, so answer for this question is option number A, which is only one is the correct. Next statement is with reference to the responsibility of ministers, consider the following statement. Okay, first statement is collective responsibility means that the cabinet decisions binding all cabinet minister even if they differed in the cabinet meeting. Yes, it's a correct statement. Next is president cannot remove a minister when the council of ministers enjoys the confidence in the Lok Sabha. Yes, ये गलत स्टेटमेंट है because he can president can remove the minister when the council of minister enjoys confidence in the Lok Sabha. Okay, so statement second is incorrect. Next statement is in order of the president for a public act should be countersigned by a minister. No, ये भी incorrect statement है because it is not required an order of the president for a public act should be countersigned by the minister because it is a legal responsibilities. Okay, so answer for this question is only one is correct, which is option A. Okay, next question is which of the following are chaired by the prime minister. Okay, इसमें से नीति आयोग, जी हाँ, चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये भी चेयर होता है प्राइम मिनिस्टर का. इंटर स्टेट काउंसिल, जी हाँ. जोनल काउंसिल, नहीं, ये नहीं किया जाता है. एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर किया जाता है. और जोनल काउंसिल ये चेयर किया जाता है. ये पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लॉ पास करके बनाया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. ओके, और हमारे ये जोनल काउंसिल क्रिएट कैसे किया जाता है, तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा फॉर्म किया गया है जो कि 1959 का है. ठीक है, और ये अभी टोटल कितने जोनल काउंसिल्स है, तो टोटल 5 है जिस सारे को जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड एक सेंट्रल, तो ये 5 जोनल काउंसिल है जिसके सारे को चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा. ठीक है, होम अफेयर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3 and 5 is correct, which is option B. Next question is consider the following pairs regarding security force and guarding border. Okay, first is border security forces, which is called BSF in shortcut. क्या ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर को ये करता है? जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट करेक्टली मैच. नेक्स्ट इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर नेपाल एंड भूटान को करता है? नो, ये चाइना बॉर्डर को सेव करता है, सिक्योर करता है. ओके, एंड सशस्त्र सीमा बल ये किसको करता है? तो ये करता है नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को. एंड असम राइफल का हम बात करते हैं तो वो म्यांमार बॉर्डर को. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 4 भी सही है क्योंकि ये करेक्टली मैच है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4 आर करेक्टली मैच.
और अगर ये सब सारे और क्या है तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। और अगर हम सीआरपीएफ का बात करते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ का, तो ये क्या है तो असाइंड टू असिस्ट दिस सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। और ये क्या मेंटेन करता है तो मेंटेन करता है इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी एंड पैरामिलिट्री फोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में तो वो किसके अंदर आता है तो वो अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं तो ये है डिफेंस मिनिस्टर के अंदर, ओके। So answer for this question is option number D. Next question is consider the following statements. How many of the power or jurisdiction mentioned above the common to both of the Supreme Court and the USA of the Supreme Court? तो उसमें कौन कौन सा हो जाएगा तो पहला एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं, एंड जुडिशियल रिव्यू यस, ये दोनों कॉमन है यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, सुप्रीम कोर्ट वाले में। एंड तो अगर हम डिफरेंसेस का बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए सुप्रीम कोर्ट, तो फर्स्ट है इंडिया, अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग देखते हैं एंड यूएसए के रिगार्डिंग, तो पहला में हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड टू फेडरल केसेस इंडिया में। और ये इसमें क्या हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होगा covers not only federal cases but also cases relating to novel, ठीक है, जो कि ये इंडिया में नहीं है। फर्स्ट है, नेक्स्ट है इंडियन में, वो हो जाएगा इट अपीलेट जुरिस्डिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। बट अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो इट अपेलेंट्स जुरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली। बट हमारे में कॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा सिविल एंड क्रिमिनल केसेस भी होता है, ओके। सो नेक्स्ट है it has a wide discretion to grant special leaves, but USA में it has no such plenary power to appeal in any matter against the judgment of any court or tribunal except the military। and अगर हम फिर इंडिया का बात करते हैं, it has a advisory jurisdiction, but if you are talking about USA it has no advisory jurisdiction। एंड इंडिया का बात करते हैं तो इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट USA its scope of judicial review is very wide, okay। In India its jurisdiction and power can be enlarged by the parliament, and in the USA its jurisdiction and power are limited to that conferred by the constitution, and in India it has the power of judicial superintendence and control over state high court due to an integrated judicial system। and if you are talking about USA it has no such power due to a double or separate judicial system। and if you are talking about extraordinary power of a special leave under the 136 article, and there is no such power, okay। ये था डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएसए सुप्रीम कोर्ट। और अगर इसमें कॉमन कुछ चीज़ है तो वो है जुडिशियल रिव्यू, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। पहला है हिज ग्राउंड ऑफ रिमूवल इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, कहीं मेंशन नहीं है। So first statement is incorrect. Next is a formal impeachment is required for his removal, no, not required, ये भी गलत है। Next is resolution of his removal is passed by the Rajya Sabha by a special majority, yes, it's a correct statement। So answer for this question is only one is correct, which is option A। और अगर हम बात करते हैं
vice president is eligible for re-election for any number of times. Okay, and he can remove resolution passed by a majority of all the members of Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha. And राज्य सभा में होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास एंड लोक सभा में होगा सिंपल मेजोरिटी से. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the reservation of constituencies, consider the following statements are. पहला है Constitution currently mandates the reservation of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies only for the ST, SC and Anglo-Indians. No, it's not correct statement because ये only ST, SC के लिए होता है. Anglo-Indian का तो provision हट गया 104th constitutional amendment से, जो कि 2019 में किया गया था. Okay, so statement first is incorrect. Next statement is statement 2. The provision of reservation of constituencies was initially made for the period of 10 years and president can decide to further extend. Yes, it's a correct statement. No, it's not a correct ये statement because ये president नहीं करता है, ये parliament करता है. ओके, और ये extend किया गया है 2030 के लिए. तब तक ये इतना ही रहेगा, बट उसके बाद ये हट सकता है. और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं तो लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा था? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, जो कि अभी तो लागू नहीं है बट नेक्स्ट इलेक्शन में मे भी हो सकता है. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज नाइदर 1 नाइदर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बॉडीज. ओके, first statement is Chief Minister is the chairman of the State Planning Board. Yes, it's a correct statement. Next is the Chief Minister is a member of the Interstate Council and National Development Council. It's also correct statement. Next is Chief Ministers act as a vice chairman of the Concert Zonal Council of the 5 years. No, it's not correct. वो हो जाएगा 1 year के लिए. Next is the chairman of Joint Public Service Commission is appointed by the governor. No, it's appointed by the president. Okay, appointed by the president. So statement 3 and 4 is incorrect, 1 and 2 is correct. So there is asking about correct statements. So one option A is the correct answer for this one. Next question is consider the following statements with reference to the interpretation of Indian Constitution by the court. Okay, first is both the Supreme Court and High Court are competent authority to interpret the Constitution. Yes, it's correct statement under Article 13 and 32. Okay, and if we are talking about next statement, interpretation of the Supreme Court is final while the interpretation of High Court is not final. Yes, it's also a correct statement. Okay, so और ये किस केस में? आर्टिकल 13, 226 एंड 227 में सब दिया गया. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. First statement is the procedure for the election of member of Rajya Sabha in the Indian Constitution is borrowed from the South African Constitution. Yes, it's a correct statement. And next statement is the provision for the nomination of the member of the Rajya Sabha is borrowed from the US Constitution. No, it's not from US, it's a Irish Constitution. Okay, so statement second is correct and there is asking about correct statement. So statement first is correct, which is option A. और काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, उसमें टोटल 250 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं और उसमें से 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ये सब आर्टिकल 80 के अंदर आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Lok Adalat. Okay,
Consider the following statement. First statement is the Lok Adalat have the power of summoning and enforcing the attendance of any witness and examination his her oath. Yes, it's a correct statement. Next is no appeal shall lie to any court against the award of the Lok Adalat. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number C, which is 1 and 2 are correct. Okay. Next statement is the Panama Canal, vital waterways for the international maritime trade, connects which of the following two major water bodies? वो कौन सा? अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और ये पैनामा कैनाल है कहाँ? तो अगर हम मैप में देखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। ओके, तो इस चैनल को बोलते हैं, यहाँ पे है पैनामा कैनाल जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और ये इधर कौन सा है? इधर है पैसिफिक ओशन एंड ये हो जाएगा अटलांटिक ओशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पहला स्टेटमेंट है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। यस, he can appointed as a minister because but within 1 month he must become a member of either house of the state legislature, otherwise he cease to be a minister. No, it's not 1 month, it's 6 month। 6 मंथ के अंदर अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विच इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, next question is consider the following statements regarding the speaker and deputy speaker of the state legislative assemblies। और यहाँ पे क्या पूछा है? तो इनकरेक्ट। आप एग्जाम में हमेशा या कभी भी टेस्ट देने टाइम ये जरूर ध्यान दें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, और सपोज दैट हमारा 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा गलत है, तो हमें क्या करना होगा? ऑप्शन ओनली 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। लेकिन हम देखेंगे क्या कि 2 स्टेटमेंट सही है तो कहीं 2 में आंसर ना कर दे, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इन केस ऑफ वैकेंसी इन बोथ द ऑफिस अ मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर। ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है और 180 के अंदर आर्टिकल में आता है। ओके, नेक्स्ट इज दे आर neither entitled to vote in the first instance nor provide a casting vote when the resolution for their removal is under consideration। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे आर इंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली बट नॉर प्रोवाइड अ कास्टिंग वोट व्हेन द रिजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, से ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज while the deputy speaker submits his resignation to the speaker, the latter does it to the governor of a state। no, it's also not correct। okay, ये नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज, विच इज़ 2 को है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अयोध्या राम टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। ओके, सो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा डिटेल में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फ्यूजिंग नागरा एंड द्रविडियन style of architecture respecting journey of Lord Rama from north to south। no, it's not a correct statement because ये ओनली नागरा स्टाइल में किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है
The temple is being constructed completely using traditional and indigenous technology, avoiding use steel and iron. Yes, it's a correct statement. और अगर हम अयोध्या राम टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो उसका आर्किटेक्चर कौन है, तो मारू गुरजारा। ओके, मारू गुरजारा आर्किटेक्चर है, एमजी करके आप याद रख सकते हैं। एंड उसमें राम दरबार जो है कि फर्स्ट फ्लोर में बनाया गया है राम दरबार। उसके बाद 5 मंडपाज है, जिसमें नृत्य मंडपाज, राग मंडपाज, फिर हो जाएगा सभा मंडपाज, प्रार्थना मंडपाज एंड कीर्तन। 5 प्रकार के मंडपाज हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा है और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट था। ओके, next question is, consider the following statements regarding the financial power of the governor. Okay, first statement is, no demand for a grant can be made except on his recommendation. Yes, it's a correct statement. Second is, he can reserve the money bill for the consideration of the president. Yes, it's also correct. Next is, he constitute a finance commission after every 6 years. No, it's not a correct statement, because ये every 5 years होगा to review the final position of the panchayat and the municipality. Okay, तो statement 3 incorrect हो जाएगा। And if you are talking about money bill can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation. Governor reserve money bill for reconsideration of the for the prime minister, sorry, president. Okay, so आंसर क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी विच इज 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, he appoints the prime minister and other ministers. Yes, it's a correct statement. Next is, he can seek any information relating to the proposal for legislation from the prime minister. Yes, it's also correct. And he decides on question related to the disqualification of members of the parliament on consultation with the election commission. ये इसका पावर नहीं है, ये है लेजिस्लेटिव पावर। ओके, सो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज ओनली 2 इज द करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, next question is, consider the following statements regarding the bills passed by the state legislature. Okay, first is, the president has the power to exercise pocket veto over those bills that have been reconsidered by the state legislature. Yes, it's correct, because the constitution does not make it obligatory for the president to give assent to the reconsidered bill of the state legislature. ये भी correct है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is correct explanation of statement 1. Okay, next question is, in the context of Indian polity, consider the following statements regarding the term cabinet. Okay, first is, it was not mentioned in the original constitution. Yes, it's correct, because ये insert किया गया था 350, ये इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 352 आर्टिकल में, और ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, तो 44th अमेंडमेंट। ओके, 44th अमेंडमेंट में से। उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स पावर एंड फंक्शन आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी enhanced both by the parliament and the state legislature. Yes, it's correct statement. Next is, the
Parliament can exclude the jurisdiction of High Court from any duties. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is 1 and 2 are both are correct. Okay. Next question is, with reference to Council of Ministers, consider the following statements. First statement is, the total number of ministers, including Chief Minister, in Council of Ministers in the state shall not exceed 20% of the total member of the number of members of the legislative assembly of the state. ये 20 नहीं होगा, ये 15% होगा. Okay. So statement 1 is incorrect. Next is, the number of ministers, including the chief minister, in a state shall not be less than 12. Yes, it's a correct statement. और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 2003 में. Okay. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay. Next question is, both India and Bangladesh are common member in which of the following international groups. Okay. फर्स्ट हो जाएगा बिम्स्टेक. जी हाँ, ये बिम्स्टेक में इंडिया और बांग्लादेश दोनों है. दूसरा हो जाएगा सार्क. जी हाँ, इसमें भी है इंडिया एंड बांग्लादेश. एंड संघाई कोऑपरेशन, नो इट्स नॉट, इसमें दोनों नहीं है. एंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें भी नहीं है. ओके. तो 1 and 2 आर करेक्ट. और अगर हम बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बिम्स्टेक बोलते हैं. ठीक है. और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, तो वो हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ओके. ये हो जाएगा हमारा बिम्स्टेक. एंड अगर हम सार्क की बात करते हैं तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 8 दिसंबर को बना था और 1985 में. ओके. और इसमें 8 मेंबर भी हैं. ठीक है. तो आप 8 दोनों याद रख सकते हैं कंसिस्टेंटली. एंड इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स एंड नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. ओके. ये सारे सार्क के मेंबर्स हैं. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, सॉरी, संघाई कोऑपरेशन is a Eurasian Political Economic International Security and Defense Organization, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था चाइना एंड रशिया के द्वारा. कब, 2001 में. एंड इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान. ओके. ये मेंबर कंट्रीज हैं. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ओके, देयर इज़ 5 पिलर्स: maritime safety and security, countering terrorism and radicalization, combating trafficking and transnational organized crime, and cyber security and protection of critical infrastructure, and humanitarian assistance and disaster relief. और ये इसमें सेचेल्स एंड बांग्लादेश अभी ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर मीटिंग में गया था. ओके. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, जिसमें कि इंडिया एंड बांग्लादेश पार्टिसिपेट करते हैं टुगेदर. और कौन कौन सा है, बिम्स्टेक और सार्क में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन context of urban local government, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है, 4/5 of the member of the district planning committee should be indirectly elected. Yes, it's a correct statement. Next is, 2/3 of the member of the metropolitan planning committee should be directly elected. No, it's not a correct statement because ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है.
Okay, so statement second is also incorrect, first is correct. Okay, so answer for this question is only one is correct, और ये अंडर आर्टिकल आता है 243 ZD में, एंड ये आता है 243 ZE में. ओके, ZE. सो आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, पहला है पोर्ट ट्रस्ट, एरिया टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड. तो इसमें पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, एंड टाउन एरिया कमेटी, जी हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, एंड कैंटोनमेंट बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज only 2, which is option number D is the correct answer for this question. Next question is which of the following statements is not correct about the abolition or creation of the legislative council in state. First हो जाएगा Parliament can abolish or create a legislative council after a resolution is passed by the concerned legislative assembly. No, it's not a correct yes, it's a correct statement, and बट यहाँ नॉट करेक्ट पूछा. ओके, सो इसके लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय स्पेशल मेजोरिटी. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ इनकरेक्ट पूछा तो ये आंसर में नहीं होगा. 1 and 2 इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एंड बट ये जनरली करेक्ट स्टेटमेंट होगा. द एक्ट फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ द काउंसिल बाय पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 265. नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज 368 होता है. ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 3 इज करेक्ट, बिकॉज दो स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट थे, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो वो कौन सा था? ओनली 3. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू and correct its own order or judgments. Yes, it's a correct statement. Okay, under article 250, under article 215. Okay, next is all the high court of India are court of record. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A, which is both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is correct explanation of statement 1. Okay, next question is which of the following features make election in India free and fair. Okay, पहला statement है independence of election commission. Yes, it's a correct statement. यूनिवर्सल अडल्ट फंड राइज, इट मीन्स आप 18 साल से ऊपर हो गए तो आप दे सकते हैं वोट. और राइट टू वोट किस में है? तो वो है 3, कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो 326. ओके, और यूज़ ऑफ वीवीपैट इन द वोटिंग प्रोसेस, ये भी करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. Okay, so answer for yes, all of the above are correct. Let's come to the next question. Consider the following statements. Article 1 of the Indian Constitution explicitly mention the define federalism. No, it's not a correct statement. ये डिफाइन नहीं करता है. एंड अगर हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं तो वो डिस्क्राइब करता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट इन बोमई केस 1994 कैरेक्टराइज्ड फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. येस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज कमिटी जुडिशरी इज अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. इज इट ट्रू? No, it's not a true statement because
India has independent and integrated judiciary that interprets condition in an independent way. Okay, so statement third is also incorrect. So answer for this question is only one is correct, which is option A. Next question is, consider the following statements. How many of the following above are compulsory provision of the impeachment of the state, part 9 of the constitution? First is providing reservation of seats for the backward class in panchayat. No, it's not a correct statement, because providing reservation of the seats both member and chairperson के लिए होता है for any backward classes in panchayat at any level. And if we're talking about next statement, so statement first is incorrect. Next is direct election to all seats in the panchayat at a village level, village, intermediate and district level. तो ये स्टेटमेंट सही है. एंड ग्रांटिंग फाइनेंस पावर टू द पंचायत, ये भी स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट आंसर, ओनली वन इज करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ओके, और ये 3 लेयर सिस्टम जो है वो किसने रिकमेंड किया था, आप हमें कमेंट में बताएं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements about legislative council. Okay, the legislative council of a state participate in election of the president of India and representatives of the states in राज्य सभा. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि the legislative council of a state does not participate in election of the president of India and representation of the state of Rajya Sabha. Okay, तो इसमें क्या होगा? does not participate. And if we're talking about second statement, the council can discuss the budget and vote on the demand of grants. No, it cannot. ओके, इसमें भी ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज, काउंसिल कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, he is appointed by the president of India upon the recommendation of the governor of the concerned state. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ना कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. इसमें कौन से हो जाएगी? ये प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, ये गवर्नर अपॉइंट करेंगे. ओके, गवर्नर अपॉइंट करेंगे. एंड the statement 1 is incorrect. Next is, he must have held a judicial office for 5 years or been an advocate of high court for 10 years. No, it's also not correct, because ये 5 year नहीं, यहाँ पे भी 10 year होगा. He must have held a judicial office for 10 years or been an advocate of a high court for 10 years. Okay, so statement second is also incorrect. Next is, he holds office during the pleasure of the governor. Yes, it's correct. Next is, his term of office is not fixed by the constitution. It's also correct. Okay, so answer for this question is option number B, which is only 2 is correct statement. And so ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन. थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है स्टडी विथ PK Q&A. ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.